हम्म, चलो तो आगे बढ़े। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। ठीक। क्या लेक्चर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। चैप्टर आपको दिख ही रहा है। ठीक, और लास्ट हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। चलो तो हमें क्या पढ़ना था? द्रव्य की अवस्थाएं पढ़नी थी। अब देखो, द्रव्य की अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो आपको पता होगी, क्या क्या पता होगी। ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गई। और द्रव की एक चौथी अवस्था भी होती है, पता है कौन सी? प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां पर होता है ना, तो जो ठोस है हमारा वो भी द्रव की अवस्था में आ जाता है। तो वो क्या है? वही प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जैसे आप सूर्य को यदि देखोगे, सूर्य जो हमारा सन है वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। मतलब उसके ऊपर इतना ज्यादा टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई पहुंच जाता है ना, 5-6-8 हजार डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा क्या बोलता पदार्थ होता है ना, किस अवस्था में पहुंच जाता है? प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ भी लेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? ठोस, द्रव और गैस की। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तीन ब्लॉक बनाते हैं हम। ठोस, फिर द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। दिख रहे हैं? आगे। तो इनका हम क्या कंपैरिजन ही करके देखेंगे ना। ठोस मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड। और थर्ड हमारा क्या है? गैस हो गया। ठीक है। अभी देखो, ठोसों में जो अणु होते हैं, अणुओं की बात कर रहे हैं हम। जो अणु हैं वो उसमें एकदम पास पास होते हैं। और द्रव की बात करी जाए तो द्रव में अणु थोड़े से दूर होते हैं, एकदम दूर नहीं, थोड़े से दूर होते हैं। और गैस की बात कर लें तो गैस में अणु कैसे होते हैं? एकदम दूर दूर होते हैं। ठीक है। सभी में अणु तो होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि बिना अणु और परमाणु का तो कोई पदार्थ बनता ही नहीं है। इसलिए अणु तो होंगे ही होंगे। ठोस का एग्जाम्पल जैसे ईंट वगैरह आपने देखी है। तो ईंट में होता क्या है? ईंट, ईंट वगैरह आपने देखी है, पत्थर ले लो, पत्थर, स्टोन। ठीक है। और द्रव में वाटर ले लो, गैस में कोई भी गैस ले लो, O2, N2, एयर। एयर जो हम हमारे आसपास जो एयर है उसमें सारी गैसें पाई जाती कि नहीं? तो आप एक चीज देखो, ठोस जो है इसमें जो अणु हैं क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। द्रव में अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। और गैस में एकदम दूर दूर होते हैं। अब और किस चीज की बात कर सकते हैं हम? अणु की हमने बात कर ली, अणु की बात कर ली। आयतन की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा घेरेगा? आयतन की यदि हम बात करें तो कौन सबसे ज्यादा घेरेगा? गैस घेरेगी ना। गैस को आप कहीं भी खुला छोड़ दो, घेर लेगी सारा आयतन। उससे कम कौन घेरेगा? द्रव घेरेगा। उससे ज्यादा कम ठोस, क्योंकि ठोस जो है, आप किसी भी चीज को ठोस अवस्था में लेते हैं और जहां रख देते हैं वो उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा कम नहीं होगी। और गैस जहां छोड़ोगे वहीं। ठीक। और इनके यदि हम आयतन की बात करें, आयतन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? या आयतन में परिवर्तन की बात करें तो आयतन किसका निश्चित होगा? ठोस का निश्चित होगा ना। निश्चित। गैस इसका निश्चित होगा कि नहीं? निश्चित होगा। और गैस का आयतन निश्चित होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा ना, अनिश्चित होगा। क्योंकि आप क्या करो, एक बॉटल लो, है कि नहीं? एक आपने क्या किया, एक बॉटल ली, उस बॉटल में आपने चौक का टुकड़ा डाल दिया, तो आयतन तो उसका फिक्स था ना, ना तो उसने जितनी जगह घेर सकता है उतनी ही घेरेगा। पानी आप डालोगे तो जितनी जगह है उतनी ही घेरेगा। सेम बॉटल में आपने क्या किया, पहले में हमने क्या चौक का टुकड़ा डाला था, तो उसने क्या किया, घेरी जगह बॉटल की नहीं घेरी, थोड़ी सी जगह घेरी। पानी डाला तो पानी क्या हुआ, पानी ने थोड़ी ज्यादा जगह घेरी, लेकिन आयतन फिक्स रहे, मतलब जगह जितनी वो घेरता है आयतन निश्चित रहेगा ना। अब वहीं आपने क्या किया, गैस भर दी, तो गैस आपने जैसे भरी, क्या होगा, सारी जगह घेर ली ना उसने, है कि नहीं है? आयतन के बाद आकार की बात करते हैं। आकार, आकार क्या होगा, निश्चित होगा या नहीं होगा? ठोस का तो निश्चित होगा, पानी का आकार निश्चित नहीं होगा। निश्चित नहीं होगा मतलब अनिश्चित हो गया। सेम गैस के साथ होगा, क्या होगा, अनिश्चित। क्योंकि जिस भी शेप में डालोगे वह वही आकार ले लेगा। ठोस का आकार निश्चित है। आपने क्या किया, पानी लिया, पानी का क्या, आइस क्यूब लिया, मतलब कि बर्फ लिया, बर्फ का आकार देखो, निश्चित है कि नहीं है, फिक्स रहेगा वो तो। सेम आपने क्या किया, पानी ले लिया। अब पानी जब आपने लिया तो उसको बॉटल में भरा, जिस भी टाइप की बॉटल में भरोगे उसी टाइप का उसका आकार हो जाएगा, होगा कि नहीं? मान लो आपने इस टाइप में भर दिया, ऐसा हो गया, इसमें भर दिया, पानी का आकार ऐसा हो गया, तो आकार निश्चित हुआ क्या, नहीं हुआ। सेम गैस के साथ है, जैसे भी जगह पे भरोगे उसका आयतन या आयतन और आकार सेम उसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारे क्या होगी, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, चौथी अवस्था प्लाज्मा है, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब देखो ये पदार्थ के क्या है, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुण। अभी देखो, भौतिक एवं रासायनिक गुण का मतलब क्या, भौतिक आधार पर हमने जो हमारे पदार्थ थे उनको बांटा था, याद है, ठोस द्रव और गैस। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था क्या, उनके क्या गुण हैं, उनकी अम्लीयता, कौन खट्टा है कौन क्षारीय है कि नहीं है, कौन ज्वलनशील है, किसमें गंध आ रही है, कौन ज्यादा टेम्परेचर पे उबल रहा है कि नहीं। तो ये इनके क्या हो गए, रासायनिक गुण हो गए। भौतिक गुणों के आधार पर क्या होता है, जो हमारा ठोस है, ठोस को हम क्या कर सकते हैं, ठोस को हम किसमें बदल सकते हैं, किसमें बदलेंगे, द्रव में। और द्रव से किसमें गए, गैस में। कर सकते कि नहीं कर सकते? पानी लो, पानी को आपने क्या किया, जमा दिया, जमाने पर क्या बन गया, आइस बनी कि नहीं बनी। अब आइस को आपने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर क्या बना, पानी बन गया। पानी तो पहले भी था, लिक्विड हो गया, द्रव द्रव अवस्था में आ गया कि नहीं। उसको आपने क्या किया, और गर्म कर दिया, तो क्या बनी, वाष्प बनी कि नहीं बनी। तो तीनों अवस्थाएं आपको समझ आ रही हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था यही है कि एक दूसरे को किसमें बदल सकते हैं, ठोस, द्रव अथवा गैस में बदल सकते हैं। ठोस था, ठोस को आपने किसमें बदला, द्रव में, द्रव से किसमें बदला, गैस में। अब आगे बढ़े, गैस से आप किसमें बदल सकते हैं, द्रव में, द्रव से किसमें बदल सकते हैं, ठोस में। फॉर एग्जाम्पल देखो, गैस जो है, आप जो गैस सिलेंडर लेते हो, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, उसको आप जब भी हिलाते हो तो क्या होता है, हिलती हुई आवाज आती है ना उसमें, जैसे कुछ लिक्विड भरा हुआ हो। बट एक्चुअल में तो वो गैस है कि नहीं है, गैस है कि नहीं। तो आपने किया क्या, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में क्या, गैस को भरा और दाब बढ़ाते गए। ठीक है, गैस को यदि द्रव में बदलना है, गैस को यदि द्रव में बदलना है तो दाब को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ा दिया तो द्रव बन गया, द्रव का और दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाओगे
दाब मतलब प्रेशर, तो क्या होगा, ठोस में बदलेगा। लेकिन साथ साथ क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी घटाना पड़ेगा। कैसे, जब ठोस से आप द्रव में गए तो क्या करना पड़ा था, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा था ना, गर्म करना पड़ा था। अब द्रव को और ज्यादा गर्म किया आपने, तो क्या गैस बन गई। सेम यहाँ देखो, गर्म करते गए, अब यहाँ पर क्या किया, जस्ट अपोजिट जाएगा। ताप और दाब में अपोजिट रिलेशन होगा। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किया, ताप मतलब दाब को बढ़ाया, तो ताप को घटाना पड़ेगा। यहाँ पर आए तो ताप को घटाना पड़ेगा। मतलब क्या, गैस से द्रव में जाना है तो दाब को बढ़ा दो, दबाते जाओ और टेम्परेचर को घटाते जाओ। तभी ना हमारा जो द्रव है वो सॉलिड मतलब ठोस अवस्था, बर्फ में क्यों कब बदलेगा, जब गैस ठोस से ठोस ठोस बोल रहे हैं लिक्विड, मतलब क्या, पानी, पानी द्रव अवस्था में है, उसको आपको क्या टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना। टेम्परेचर मतलब ताप को जब घटाओगे तो घटाते समय क्या होने वाला है, तभी वो ठोस में जाएगा, है कि नहीं। तो गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, और जस्ट अपोजिट। ये तो हो गया इसके क्या, भौतिक गुण के आधार पर अपन ने इसके भौतिक गुण देख लिए। रासायनिक गुणों में क्या है, ये दिख रहा है, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, रंग, संगठन, ज्वलनशीलता, ये सब क्या है, इनके गुण हो गए ना। देखो, द्रव में हमने उन भौतिक गुणों में क्या क्या देख लिया, ठोस द्रव गैस देख लिया। और मतलब भौतिक गुण क्या, जो चीज हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, तो देखो रंग, गंध, सूंघ सकते हैं उसको आराम से, स्मेल आती है कि नहीं आती। गलनांक, कोई भी चीज को आपने गर्म किया तो कितने टेम्परेचर पे जाके वो गल गई। क्वथनांक, कितने टेम्परेचर पे जाकर उबल गई। घनत्व मतलब क्या, कोई भी आपने जो मान लो दो ब्लॉक लिए आपने, एक लकड़ी का लिया एक लोहे का लिया, दोनों को पानी में डाल दिया, एक डूब गया एक नहीं डूबा, तो क्या समझ आया इससे, जिसका घनत्व ज्यादा था वो डूब गया, जिसका कम था वो रह गया। तो इस घनत्व भौतिक है। अब रासायनिक गुणों की बात करें तो संगठन, संगठन मतलब क्या, कौन सी चीज किस अणुओं से मिलकर बनी है, ये उसका संगठन हो जाएगा। ज्वलनशीलता, कौन सा पदार्थ ज्वलनशील है कौन सा नहीं है। अम्लीयता, अम्लीयता मतलब क्या, खट्टापन इत्यादि के आधार पर क्रियाशील है। ठीक, ये इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण हो गए। आगे बढ़े, अब आते हैं अपने क्या, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के नियम मतलब क्या, पदार्थों को हम जिनको मिला रहे हैं तो मिलाने पर हो क्या रहा है। तो पहला नियम है आपका क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जब भी आप किन्हीं दो पदार्थों को मिलाते हैं तो जो बनने वाला पदार्थ है उसका भार भी सेम होगा जितना कि आपने लिया था, है कि नहीं है। देखो, जैसे कि आपने क्या किया, क्या किया, ये लिया एक पतीली, इसमें आपने क्या लिया, पानी लिया कि नहीं लिया, लिया। प्लस आपने क्या लिया, ये ले लिया क्या, नमक, NaCl, नमक लिया। अब करना क्या है, इन दोनों को आपको मिलाना है, मिला दोगे ना। ठीक, तो करना क्या है, इन दोनों को आपको मिलाना है। अब कैसे मिलाओगे वो हम बता दे रहे हैं। ये देखो, अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, उत्पाद बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो, ये रहा हमारा कंटेनर। अब आगे होगा क्या कि हमने ये लिया, अरे मिट गया, एक सेकेंड। अभी देखो, ये हमारा यहाँ पर नमक था कि नहीं था। अब देखो क्या करना है आपको, ये नमक को उठाना है। ठीक है, तो नमक को उठा के कहाँ रख देना है, ये गए तो मिला दिया। ठीक है, लेकिन पहले इनका अपन वेट देख ले रहे हैं, वेट बता दे रहे हैं हम। ये मान लो 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम पानी या ml ले लो। यहाँ पर ये हमने ले लिया 100 ग्राम नमक। ठीक है, अब होगा क्या, आपने क्या किया, नमक को उठाया, ये गए इसमें रख दिया, क्या होगा, कुछ समझ आया। ये नमक था, अब मिलने के बाद होगा क्या, ये जो नमक है हमारा, आपने इसको
मिलाया, ये गया ये गया ये गया, ये मिल गया। ठीक है, तो पानी में जब ये मिक्स हुआ तो दोनों का जो वेट होगा कितना होगा, 600 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 500 प्लस 100 कितना हुआ, 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। तो द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक हो गए। तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, है कि नहीं है। ये दोनों अभिकारक हो गए और ये हो गया उत्पाद। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान आपको दिख रहा है और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारी परिभाषा क्या हुई, भौतिक या किसी लिख देना, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, CaCO3 को आपने क्या किया है, इसका देखो सिंपल एक सरल एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं। सी, जैसे आपने क्या किया, सी लिया, कार्बन प्लस O2 लिया, सी प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब सी कितना है हमारा, इसका होता है 12, क्या द्रव्यमान 12 ग्राम, इसका ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, टोटल इन दोनों का कितना आएगा, 16 दूनी 32, 12 44, होगा कि नहीं होगा, 44 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हुआ, 44 होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज समझ आई, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये क्या हो गए हमारे, अभिकारक हो गए, और ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए, है कि नहीं है। समझ आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम की हम बात कर लेते हैं। चलो, तो हम पहले क्या देख रहे थे, स्थिर अनुपात का नियम देखें। तो क्या बोलता है स्थिर अनुपात का नियम, सी, स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक तत्वों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। मतलब सीधा ये बोलो कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं रासायनिक तत्व हैं, इनमें जो इनका जो अनुपात होता है, इनमें जो हमने क्या हुआ तत्वों को जो मिलाया, तो इनमें जो अनुपात होता है लगभग क्या होता है, स्थिर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो H2O, H2 आपको दिख रहा है, H2O। अब H2O में यदि आप देखो तो क्या दिख रहा है, H2O में यदि आप देखो तो क्या दिख रहा है, H व O एक निश्चित अनुपात में है, 2:1 दिख रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, H दो है और ऑक्सीजन एक है। तो जो वही जो एक एग्जांपल आपको दिया था ना, कि पानी आप कहीं भी जाके देखो, उनका जो अनुपात होगा या जो तत्व मिले हुए हैं, संगठन उनका हमेशा समान होगा। ठीक है। और CO2 देखो, CO2 C कितना है हमारा, एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो 1:2 में है कि नहीं है। तो इनका जो अनुपात है हमेशा स्थिर रहेगा। CO2 आप कहीं से भी ले लो, क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। इन्होंने 3:8 लिया है, ये परमाणु भार का लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, देखो यदि परमाणु भार लेना है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है इंटू टू, दो हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो क्या आएगा, 2 × 2 2 × 16 क्या आया, 1:1:8।
यहाँ पर देखो, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 2, 16 दूनी 32, तो क्या आएगा 12, अनुपात आया क्या, रेशियो 32। अब इनको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो कितने से कटेगा, 3 से, उड़ा दो, 3 × 4 = 12, और आगे, सॉरी 3 से नहीं, 4 से जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 3:8। तो कहीं से भी आप CO2 उठा लो और कहीं से भी आप पानी उठा लो, तो सब में जो रेशियो है हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थिर अनुपात का। अभी देखो, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, गुणित अनुपात का नियम। उसमें अनुपात स्थिर थे। पहला द्रव्य संरक्षण था। द्रव्य संरक्षण में क्या था, हमारे अभिकारक और उत्पाद में जो होते हैं, एक सेकेंड, तो पहला हमारा द्रव्य संरक्षण था, तो उसमें उत्पाद और अभिकारक क्या थे, उनकी मात्राएं बराबर थी। स्थिर अनुपात में हमने क्या देखा, जो हमारे कोई भी तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, उनमें जो अणु या परमाणु होते हैं, उनका रेशियो हमेशा सेम रहता है। ये कौन है, स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट है हमारा क्या, गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, तो दूसरे तत्व में गुणित अनुपात पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम यदि बात करें, आपने ली क्या, शक्कर, शक्कर ली। अब इसमें होगा क्या, इसका यूज करके आप क्या बना सकते हैं, जैसे शक्कर ली, तो शक्कर का यूज करके आप देखो, चाय भी बना सकते हैं, ठीक है, जूस भी बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताओ, रसगुल्ले की जो चाशनी बनती है वो भी बना सकते हैं, और क्या बनेगा, मतलब बहुत सारी चीजें बनाएंगे। अब लेकिन अंतर क्या आएगा, शक्कर में आपने हो सकता है सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डाली, मतलब शक्कर में बोल रहे हैं चाय में, ठीक है, तो चाय में आपने क्या किया, सिर्फ 1 चम्मच डाली, क्योंकि चाय हम ज़्यादा मीठी नहीं पीते। जूस बनाया, जूस में हमने 2 चम्मच डाल दी। अब रसगुल्ले की चाशनी बनाई, उसमें 5 चम्मच डाल दी। तो अंतर समझ आ रहा है तीनों में, एक ही चीज का हम एक तत्व ले रहे हैं, उन तत्व का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर क्या बना रहे हैं, अलग अलग यौगिक बना रहे हैं ना। तो वही देखो, इन्होंने क्या बोला है कि जब किसी तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान, किसी तत्व मतलब क्या, हमने शक्कर ले ली, एक निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व से संयोग करके दो दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, बनेगी कि नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है ना। आपने क्या किया, शक्कर से पहले चाय बनाई, फिर जूस बनाया, फिर चाशनी बनाई, फिर कुछ और बनाया, तो इससे देखो, एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व का यूज करके आपने अलग अलग बनाए कि नहीं बनाए, बने ना। तो इन्होंने बोला है, तो दूसरे तत्व में गुणित अनुपात पाया जाता है। ठीक है, गुणित अनुपात, अब ये चीज हम देख लेते हैं कि गुणित अनुपात कैसे पाया जाता है। गुणित अनुपात ही हुआ ना, देखो इसमें 1 था, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो पहला वाला यदि हम ले लें, पहले वाले में 1 है, तो 1 का ही गुणित अनुपात है ना, 1 में हमने 2 का इंटू कर दिया तो 2 चम्मच हो गई, फिर 1 में हमने 5 का इंटू कर दिया तो 5 चम्मच हो गई। तो पहली वाली जो ली उसी का गुणित अनुपात लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, NO2 दिख रहा है आपको, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, एक हो गया क्या, NO2 लिया, फिर NO लो, फिर क्या लिया, N2O3 लिया, फिर क्या लिया, N2O4 लिया, N2O5 ले लिया। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो एन एन का जो
परमाणु क्रमांक है 7 है, ठीक है। अब 7 है तो उसका परमाणु भार उसका जस्ट डबल होता है, तो परमाणु भार क्या होगा? 14, 14 हो गया। इन दोनों का रेशियो लो। ऑक्सीजन कितना है? 16 होता है, तो 16 इंटू 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दो दो ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, ठीक है। अब इनको काट दो, किससे कटेगा? 2 से, तो 2 से काटो, 7 रेशियो कितना आया? 16। आगे आओ, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 16, दिख रहा है? आगे आओ, नीचे नाइट्रोजन 14, और आगे, और आगे 16, 16 32, 16 3 48, 48, दिख रहा है? काटो, तो रेशियो क्या आने वाला है? 7 दूनी 14, 7 चौके गलत तो नहीं कर दिए? नहीं। इसको यदि हम काटें तो 7 से कटेगा? नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो इसको हम आगे काटें यदि, 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आया। फिर आगे आओ, 7 दूनी 14, रेशियो 16 चौके 64। आगे आओ, 14, फिर 16 पंचे 85। अभी देखो, सबका यदि आप रेशियो देखो बिना काटे और काटे, तो लगभग गुणित अनुपात मतलब क्या? गुणित का मतलब ये है कि आपने टेबल देखा है? टेबल हम जब भी पढ़ते हैं, दो, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो तीन 12, तो हो क्या रहा है? मल्टीप्लाई है ना, गुणित अनुपात में है। सब कुछ गुणित अनुपात में है कि नहीं है? जैसे कि आपने क्या लिखा, 2 × 1 लिखा कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। 2 × 1 लिखा मतलब क्या? 2 × 1 = 2, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3, 2 × 3 = 6, देखो। तो 2 4 6 यहाँ किसके गुणित अनुपात में है? 2 के गुणित अनुपात में है ना। 2 का गुणा करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 7 देखो, यहाँ 7 देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 14, यहाँ 14, 14। एक देखो, एक तत्व फिक्स है कि नहीं है? एक एक का तो अनुपात स्थिर है। दूसरा देखो, तो 16 एकम 16, ऑक्सीजन को देखेंगे हम। ऑक्सीजन देखो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 85, मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना। 16 का टेबल आ रहा है पूरा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। तो ये अनुपात जो आपको दिख रहा है, इस गुणित अनुपात में है कि नहीं है सारे तत्व? तो यही गुणित अनुपात में बोला गया है कि जब किसी तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के साथ संयुग करके एक नया तत्व बनाता है, तो क्या बनता है? एक नया तत्व बनेगा, तो उसमें जो अनुपात होगा, उन सभी जो तत्व 1 2 3 4 करके जो लाइन से बन रहे हैं, उनमें जो अनुपात होगा क्या होगा? गुणित अनुपात होगा, ठीक है। बस यही देखना था हमें गुणित अनुपात। आगे बढ़े। आगे क्या है हमारे पास? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो जैसा गुणित अनुपात का था, तो व्युत्क्रम अनुपात का है कि नहीं है? आगे इसमें हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।